हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं नदन आर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में। दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक जिसे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद मार्केट ने अभी इस स्टॉक को डिस्कवर नहीं किया है, क्योंकि आज के दिन में नदन आर्क ट्रेड कर रहा है 1.25x प्राइस टू बुक पर, विच इज वेरी रीजनेबल। इतने कम प्राइस टू बुक पर यूजुअली वो एनबीएफसीज ट्रेड करते हैं जहां पर फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, या फिर लोन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, एनपीएस बहुत ज्यादा होते हैं, या क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, या फिर उनकी मैनेजमेंट उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होते। इस तरीके की एनबीएफसीज हमने हिस्टोरिकली देखा है ट्रेड करती हैं यूजुअली 1x की प्राइस टू बुक के आसपास। लेकिन नदन आर्क के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नदन आर्क के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में शायद नदन आर्क 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो कंपनी के एनपीएस हैं वो 1% से ऊपर जिंदगी में कभी भी नहीं गए हैं। यानी जब से कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, यहां पर ग्रोस एनपीएस एनएनपीएस 1% से ऊपर नहीं गए हैं, विच डिपिक्ट्स की इनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हैं, और इवन कंपनी का जो बिजनेस मिक्स है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहा है टुवर्ड्स बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स। इन सब चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि शायद नदन आर्क को मार्केट जो वैल्यूएशन आज के दिन में दे रही है ना, वो बहुत कम दे रही है। फ्यूचर में शायद मार्केट इस स्टॉक को बेटर वैल्यूएशन देगी, और अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर का पैसा इस स्टॉक में जरूर बनेगा। रिसेंटली ग्रीन एज वेल्थ सर्विसेज के दिगंत हरिया जी ने एक पॉडकास्ट में इशमोहित के साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। आपको एनबीएफसी स्पेस के बारे में और आज के दिन में फाइनेंस स्पेस में क्या चल रहा है उसका बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसके अलावा उन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा है, बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग को भी जाके पढ़िएगा, जहां पर नदन आर्क का बिजनेस मॉडल उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसीलिए मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदन आर्क का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप पहली बार किसी एनबीएफसी को पढ़ रहे हैं ना, तो शायद नदन आर्क का बिजनेस आपको इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इस बिजनेस मॉडल को बहुत बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनली नदन आर्क का धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। देखिए, इन्होंने काम शुरू किया था 2008-2009 के आसपास। उस समय इन्होंने फोकस किया डायरेक्टली लेंडिंग करने के लिए नहीं, इन्होंने फोकस किया जो दूसरे एनबीएफसीज ऑलरेडी कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं ना, उनको लोन देने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनबीएफसीज का बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। सस्ते में पैसा उठाओ और महंगे में एंड कस्टमर को दे दो। ठीक है, जितने भी एनबीएफसीज होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं 8% पे, 9% पे, 10% पे, और जो एंड कस्टमर होता है ना, उसको 15% पे, 20% पे, 25% पे लोन दे देते हैं। ठीक है, 20% पे लोन दिया, 8% पे उन्होंने पैसा रेज किया, तो जो ये बीच में जो 12% का गैप हुआ ना, ये उस एनबीएफसी की कमाई होगी। ठीक है, ये उनकी प्रॉफिट हो गई। लेकिन एनबीएफसीज के बिजनेस के अंदर ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैंक्स सभी एनबीएफसीज को पैसा नहीं देते, यानी एनबीएफसीज को पैसा रेज करने में बहुत दिक्कत आती है। इंडिया के अंदर आज के दिन में 8,000 से 9,000 एनबीएफसीज हैं जो आरबीआई के अंडर आते हैं, लेकिन बैंक्स यूजुअली सिर्फ टॉप की 100 एनबीएफसीज को पैसा देते हैं। यानी जो छोटी एनबीएफसीज हैं उनके पास क्रेडिट का इशू है, वो पैसा रेज नहीं कर पाते, इसीलिए एंड कस्टमर्स को पैसा दे नहीं पाते। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की नदन आर्क ने 2009 में, तो उन्होंने सस्ते रेट पर 8% 9% के ऊपर बैंक से पैसा रेज करना शुरू कर दिया। और जो नेक्स्ट एनबीएफसीज हैं, नेक्स्ट 300 एनबीएफसीज हैं, पहली 100 एनबीएफसीज को आसानी से क्रेडिट मिल जाता है बैंक के थ्रू, लेकिन उसके बाद की जो 300 एनबीएफसीज हैं जिनको बैंक पैसा देने में कंफर्टेबल नहीं है, उनको नदन आर्क पैसा देने लग गया। 12% पे, 13% पे, 14% पे, 8% पे पैसा रेज किया, 12% के ऊपर उन्होंने छोटी एनबीएफसीज को पैसा देना शुरू कर दिया, सबलेट करना शुरू कर दिया लोन को। बीच में जो 6-7% बचा वो इनका प्रॉफिट हो गया। इस बिजनेस मॉडल को नदन आर्क ने परफेक्ट कर लिया है पिछले 15-20 साल के अंदर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 15-20 साल में नदन आर्क के जो ग्रोस एनपीएस और नेट एनपीएस है ना, वो कभी भी 1% से ऊपर नहीं गए। यानी नदन आर्क की आज के दिन में जो एक्सपर्टीज है वो छोटे एनबीएफसीज को समझना है, उनको पहचानना है,
जो सबसे अच्छे क्रेडिट वर्दी एनबीएफसीज है ना, उनको नदन आर्क पहचान सकती है। आज के दिन में ये इनकी खासियत है। इनफैक्ट नदन आर्क इस काम में इतना अच्छा है कि जिस एनबीएफसी को नदन आर्क लोन देता है ना, उसके ऊपर पूरी मार्केट को भरोसा होने लग जाता है। तो जो बड़े बैंक्स है ना, वो भी उन एनबीएफसीज को पैसा देना शुरू कर देते हैं। अब इस स्पेस के अंदर ना बहुत ज्यादा लिस्टेड एनबीएफसीज नहीं है, और नॉन लिस्टेड स्पेस में भी ऐसी एनबीएफसीज नहीं है जो दूसरी एनबीएफसीज को लोन्स देते हैं। एक मास फाइनेंस का हमें नाम याद आता है। ऐसा क्यों है? बहुत सारी एनबीएफसीज ये काम क्यों नहीं करना चाहती, जबकि हमको पता है कि इस जैसे बिजनेस में क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, एनपीएस का खतरा बहुत कम है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि यहां पर यील्ड रिलेटिवली कम है। देखिए, नदन आर्क 8% पे पैसा उठाता है, एज अ इंटरमीडिएट काम करता है, और फाइनल एनबीएफसी को 12, 13 या 14% के आसपास लोन दे देता है। तो इनका स्प्रेड कितना बना? सिर्फ 5-6% का। लेकिन वो एनबीएफसी जो डायरेक्टली बैंक से लेती है और उसके बाद एंड कस्टमर को 20% के ऊपर लोन दे देती है, उनका स्प्रेड कितना बना? 12-15% का। यानी इस धंधे में जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो उतनी हाई नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट्स हाई नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि यहां पर एनपीए ज्यादा नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक सेफ्टी नेट है ना। अगर बैड लोन्स हुए तो सबसे पहले तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा जो एंड एनबीएफसी है उसको, उसके बाद उसका इंपैक्ट आएगा आपकी खुद की एनबीएफसी पे, नदन आर्क के ऊपर। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन यहां पर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। यहां पर नदन आर्क सिर्फ 10-12% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी है। 46% ऑफ जो नदन आर्क की बुक है ना, वो इस बिजनेस से आती है। टेक्निकल टर्म्स में हम इस सेगमेंट को बोलेंगे इंटरमीडिएट रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशंस, IRCS। ये वो लोन्स हैं जो नदन आर्क अपनी खुद की बैलेंस शीट से दूसरे एनबीएफसीज को एज अ इंटरमीडिएट देता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। नदन आर्क को यह बात समझ में आ गई कि उनकी जो एक्सपर्टीज है ना, वो एनबीएफसीज को पहचानना है, छोटे छोटे एनबीएफसीज को पहचानना है, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट आज के दिन में छोटी है, यानी वो अपनी बैलेंस शीट से ये छोटी छोटी एनबीएफसीज है ना, इन सबको केटर नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज है छोटी छोटी एनबीएफसीज को पहचानने की, तो उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। इसके लिए नदन आर्क ने शुरू कर दिया सिक्योरिटाइजेशन या फिर प्लेसमेंट बिजनेस। देखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। 25 छोटे एनबीएफसीज हैं जिनको बैंक से डायरेक्टली लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि बैंक्स को नहीं पता कि ये जो एनबीएफसीज हैं ये क्रेडिट वर्दी हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन नदन आर्क बीच में आता है और उसे पता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि इन सब एनबीएफसीज में से कौन कौन से एनबीएफसी क्रेडिट वर्दी हैं, ठीक है। सपोज कीजिए उन सभी एनबीएफसीज को 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब नदन आर्क बीच में आएगा और इन 100 करोड़ के लोन्स को बंडल कर देगा एक साथ। इन 100 करोड़ के लोन्स को वो लेके जाएगा बैंक्स के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, एआईएफ्स के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, या फिर फैमिली ऑफिसेज के पास, कि आप इन छोटे छोटे एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कीजिए, यहां पर आपको 12% 13% की यील्ड मिलेगी। बैंक्स को क्या फायदा है? बैंक्स को यह फायदा है कि उनको जो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है छोटे छोटे एनबीएफसीज को पहचानने की, वो काम इनका नदन आर्क ने कर दिया। जो छोटे एनबीएफसी हैं उनको क्या फायदा है? उनको तो क्रेडिट मिल ही नहीं रहा था ना, अब नदन आर्क की हेल्प से उनको क्रेडिट मिलने लग गया। नदन आर्क को क्या फायदा है? नदन आर्क को मिलती है फी इनकम, और ये फी इनकम सबसे अच्छी इनकम होती है किसी भी बैंक के लिए। सबसे अच्छी इनकम क्यों होती है? क्योंकि यहां पर आपने अपने खुद के बैलेंस शीट के रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने खुद कोई लोन नहीं दिया, आपने सिर्फ बीच में 1% 2% का कट ले लिया। इससे क्या होता है? इससे पूरे बैंक के रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ज्यादा बेटर नजर आने लग जाते हैं। ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। थोड़ा लंपी बिजनेस है, बिल्कुल लंपी बिजनेस है, लेकिन यहां पर कोई रिस्क नहीं है। डिफॉल्ट होगा तो बैंक का होगा। इसमें नदन आर्क ने खुद कोई लोन नहीं दिया। कई बार नदन आर्क एक गारंटर की तरह भी एक्ट करता है इस केस में, उसकी भी इनकम आती है। इसके अलावा नदन आर्क ने फंड मैनेजमेंट का बिजनेस भी शुरू कर दिया। अगेन बहुत जबरदस्त बिजनेस है, यहां पर भी बहुत अच्छी फी इनकम आती है। अब ये फंड मैनेजमेंट का बिजनेस क्या है? नदन आर्क ने ना छोटे छोटे थीमेटिक फंड बना रखे हैं, 500 करोड़ का, 800 करोड़ का, 1000 करोड़ का। और ये थीमेटिक फंड हैं क्योंकि कुछ फंड्स क्लाइमेट फोकस्ड हैं, कुछ फंड्स विमेन फोकस्ड हैं, कुछ फंड्स इमर्जिंग मार्केट के फोकस्ड हैं। कुल मिला के 6 फंड्स ये ऑपरेट करते हैं। इन फंड्स में ये डिफरेंट इन्वेस्टर्स को कहते हैं आओ और हमारे इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो।
और इस फंड के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट छोटे जो एनबीएफसीज हैं उनको फंड करेंगे। समझ रहे हो? जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी तरीके से, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उसी की तरीके से ये छोटे छोटे फंड्स चलाते हैं, जहां पर डिफरेंट इन्वेस्टर्स इनके फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड को ये इन्वेस्ट करते हैं छोटे छोटे एनबीएफसीज में। वहां पर अगेन इनके पास फी इनकम आती है। बिल्कुल म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, लेकिन जो नदन आर्क है उसकी एक्सपर्टीज कहां पर है? छोटे छोटे एनबीएफसीज को पहचानने में। तो नदन आर्क इन्वेस्ट करता है उन छोटी छोटी एनबीएफसीज के अंदर, यहां से उनको फी इनकम आती है 1% की, 2% की, विच इज अगेन ग्रेट, क्योंकि इस तरीके की फी इनकम पूरे बिजनेस का जो आरओए है, आरओई है, उसको इंप्रूव कर देती है। मैनेजमेंट कह रही है कि ये जो फंड आज के दिन में 3000 करोड़ के आसपास है, वो अगले 2 साल के अंदर डबल हो जाएगा, यानी यहां पर बहुत रैपिड ग्रोथ है। और इस तरीके के फंड जब बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स को होता है। जैसे जैसे इनका स्केल बड़ा होता है, जो इनके मार्जिन्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ऊपर जाते हैं। वही बेनिफिट जैसे जैसे ये फंड्स नदन आर्क के लिए बड़े होंगे, वो बेनिफिट नदन आर्क को भी मिलेगा। अब तक मैंने जो तीनों सेगमेंट्स की बात की, जो अपनी बैलेंस शीट से वो दूसरे एनबीएफसीज को लोन दे रहे हैं, प्लेसमेंट करवा रहे हैं और फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये तीनों आते हैं इंटरमीडिएट रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशंस के अंदर, IRCS के अंदर। ये इनकी बिजनेस सेगमेंट का टेक्निकल नाम है और कुछ नहीं। अब तक जो हमने बात की वो हमने बात की कि नदन आर्क इनडायरेक्टली कैसे लोन देता है, ठीक है, दूसरी एनबीएफसीज को लोन देता है, वो दूसरी एनबीएफसीज फाइनल कस्टमर्स को लोन देती हैं। अब हम बात करेंगे कि नदन आर्क डायरेक्टली कस्टमर्स को लोन कैसे देता है। ये बिजनेस इन्होंने शुरू किया था 2016 के अंदर, जहां पर नदन आर्क ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। 2016 अगर आप लोगों को याद है, उस समय पर बहुत सारे फिनटेक्स आए थे, भारत पे आया था, पेटीएम आया था, मोबीक्विक जैसी कंपनीज आई थी। देखिए, ये जितने भी फिनटेक थे ना जो 2016 में थे, ये हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे। हमारा डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे थे? ताकि जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको लोन दिए जा सके। जो छोटा दुकानदार है वो लोन कैसे लेगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता चलेगी। ये फिनटेक्स ने वहां पर अपना QR कोड लगा रखा है, जिससे फिनटेक के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाती थी और फिनटेक को पता चल जाता था कि कौन सा कस्टमर क्रेडिट वर्दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि नदन आर्क ने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी। अपॉर्चुनिटी कैसे देखी? उन्होंने जो ये फिनटेक्स है ना, इनके साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। देखिए, ये जो फिनटेक्स होते हैं ना, इनको RBI बहुत रिस्की कैटेगरी में डालता है कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपकी लेंडिंग है ना वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। जो आपके कस्टमर्स है ना, वो आपके पास कुछ गिरवी नहीं रख सकते अगर उनको लोन चाहिए। लोन की क्वांटिटी भी छोटी है, 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन है, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिनटेक्स 2016 के बाद यहां पर बहुत रैपिडली ग्रो किया और यहां पर यील्ड भी अच्छी खासी होती है। यानी जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, जो ये अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, ये बहुत हाई इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं लोन्स, ठीक है। तो नदन आर्क ने यहां पर अपॉर्चुनिटी ये देखी कि ये फिनटेक्स अपनी खुद की बैलेंस शीट से बहुत ज्यादा लोन डिस्पर्स नहीं कर सकते, क्योंकि RBI इन लोन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के बैठी है। ये अपनी नेटवर्थ से 3x से ज्यादा लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो फिनटेक्स है, उन्होंने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये कस्टमर्स क्रेडिट वर्दी है। इसका फायदा नदन आर्क लेती है। नदन आर्क जो फिनटेक के कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट से लोन देती है, डायरेक्ट टू कस्टमर। आज के दिन में 26% ऑफ देयर लोन बुक ये कंज्यूमर फाइनेंस लोन्स है। बहुत रैपिडली ग्रो करने वाली सेगमेंट है। यहां पर यील्ड भी बहुत ज्यादा है, 17-18% के आसपास यील्ड कमाती है नदन आर्क। और नदन आर्क ने ना एक अपना टेक्निकल पूरी एक्सपर्टीज कमा ली है 2016 के बाद। अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं ताकि वो जल्दी जल्दी लोन डिसबर्स कर सके। जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन है वो कौन करता है? फिनटेक्स करते हैं, है ना। और अगर लोन खराब हो जाता है, यानी NPAs होने लग जाते हैं, तो सम परसेंटेज ऑफ दैट बैड लोन विल बी बोर्न बाय फिनटेक, ठीक है। तो फिनटेक का भी स्टेक वहां पर है, स्किन इन द गेम है वहां पर फिनटेक का भी। और उन्हीं कस्टमर्स को डायरेक्टली लोन देके आपकी यील्ड बढ़ जाती है, आपके ROE ज्यादा नजर आने लग जाते हैं, ROE ज्यादा नजर आने लग जाते हैं। पिछले कुछ साल से नदन आर्क के जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं वो इसी वजह से इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टू कस्टमर लोन्स इनके बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कंज्यूमर फाइनेंस जो लोन्स हैं उनको जो ग्रोथ है वो 20-25% की अगले फ्यूचर में आने की उम्मीद है। हालांकि मैनेजमेंट यहां पर कॉशियस है कि
थोड़ी सी साइकिल जो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खराब चल रही है, उसका इंपैक्ट यहां पर भी पड़ रहा है ना। तो मैनेजमेंट इसको उतना एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रही जितना एग्रेसिवली शायद आज से 5 साल पहले कर रही थी, लेकिन 20-25% की ग्रोथ हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क हाई है लेकिन यील्ड भी हाई है, तो हाई यील्ड उस रिस्क को काउंटर बैलेंस कर लेती है। और पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस हमें ये कहता है कि नदन आर्क ने इस बैलेंस शीट को भी, इस लोन प्रोफाइल को भी बहुत अच्छी से मैनेज किया है। एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिए। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टू कस्टमर से लोन की बात करते हैं, एमएसएमई लोन्स। ये सिक्योर्ड लोन्स हैं, यानी लैप लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन देते हैं, ठीक है। तो यहां पर रिस्क बहुत कम है और इस लोन बुक को नदन आर्क बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ है। यहां पर स्ट्रेस भी कुछ नहीं है ना। रिस्क भी रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर लोन्स, और यील्ड भी आपको 17 से 20% की यील्ड मिल जाती है, यानी यील्ड हाई है, रिस्की भी नहीं है। तो इस बैलेंस शीट को नदन आर्क बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। आज के दिन में 20% के आसपास लोन बुक इनकी एमएसएमई लैप लोन बुक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ लोन्स जो डायरेक्ट टू कस्टमर नदन आर्क दे रहा है, वो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स, जिनको रूरल लोन्स बोलते हैं। अब ये कैटेगरी आप सब लोगों को पता है पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो सारी स्ट्रेस में चल रही है पिछले 1.5 साल से, है ना। उसकी वजह से जो नदन आर्क ने अपनी लोन बुक है ना उसको लगातार कम किया है। पिछले साल तक इनकी जो लोन बुक थी वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास थी, आज वो घट के 1000 करोड़ से भी नीचे आ गई है। नदन आर्क ने ऐसा क्यों किया? नदन आर्क ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहां पर लोन्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, एनपीएस बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ रहे थे, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो नदन आर्क ने प्रूडेंटली अपनी लोन बुक को काटना शुरू कर दिया। हालांकि आप सब लोगों को पता होगा कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर अब रिकवरी देखी जा रही है। जो बॉटम बना रहा था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो ऐसा ऐसा अब इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे जैसे फंडामेंटल्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के इंप्रूव होने लग जाएंगे, वैसे वैसे नदन आर्क की भी लोन बुक ऐसा ऐसा इस सेगमेंट में इंक्रीज होने लग जाएगी। रिमेंबर, ये सेगमेंट बहुत बहुत हाई यील्ड की सेगमेंट है। यहां पर 20% से ऊपर यील्ड है, रिस्क भी ज्यादा है, एनपीएस भी ज्यादा है ना। मोर द रिस्क मोर द गेन, ठीक है। यहां पर मुझे एक्सपेक्टेशन है शायद लोन बुक 2026 के एंड तक या फिर 2027 में इंक्रीज होगी, और यहां पर यील्ड भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जैसे जैसे ये लोन बुक इंक्रीज होगी, पूरी कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने नजर आने लग जाएगी हमको। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस सेगमेंट का। देखिए, ये जो डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेसेस है ना, जो मैंने 3 सेगमेंट डिस्कस की, रूरल लोन की, कंज्यूमर लोन की और एमएसएमई लोन की, ये बहुत इजी बिजनेस नहीं है। इजी बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, एम्प्लॉइज लेके आने पड़ेंगे, आपको कस्टमर्स के पीछे पीछे भागना पड़ेगा कि मेरे लोन वापस दे दो, मेरा लोन वापस दे दो। इससे पहले जो इंटरमीडिएट का बिजनेस था वो बड़ा एसेट लाइट बिजनेस था। वहां पर आप डायरेक्टली अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हो, है ना। आप दूसरे एनबीएफसीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो वो एक कैपिटल लेस इंटेंसिव बिजनेस था। ये जो डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो बिजनेस है ना, ये कैपिटल हैवी बिजनेस है। लेकिन जो ये मार्केट है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जो डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस है, उसको ज्यादा बेटर रेट करती है, उसको ज्यादा वैल्यूएशन देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर ग्रोथ बहुत रैपिड है, वहां पर यील्ड्स कहीं ज्यादा है। तो डायरेक्ट टू कस्टमर में आपके प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न मैट्रिक्स, ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एसेट हैवी है। जो इंटरमीडिएट का बिजनेस है वो एसेट लाइट बिजनेस है। फी इनकम आती है वहां पर कितनी सारी आपको, वहां पर तो आपने कोई एसेट लगाया ही नहीं ना, या बहुत कम एसेट लगाए हैं। समझे इस बात को? अब नदन आर्क का ना जो बिजनेस मिक्स है ना, वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दे आर मूविंग फ्रॉम इंटरमीडिएट बिजनेस टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस को बेटर वैल्यूएशन देती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न मैट्रिक्स आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाती है। आज के दिन में 53% ऑफ देयर लोन बुक इज डायरेक्ट टू कस्टमर, जो अगले 2-3 साल के अंदर शायद 70% के आसपास हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट्स कमेंट्री। डायरेक्ट टू कंज्यूमर लोन बुक बढ़ने से क्या फायदा होगा? आपका आरओए जो आज के दिन में 2.5% के आसपास है, वो बढ़ के शायद 3.8% या 4% के आसपास चला जाएगा। आपका आरओई जो आज के दिन में 10% से भी नीचे है, वो बढ़ के शायद 18%, 19% तक भी जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, ग्रोथ भी रैपिड आएगी।
एमएसएमई जो सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट है, वो सेगमेंट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट का सेगमेंट है वो सिर्फ 10-12% से ग्रो कर रहा है। तो अगर नदन आर्क को रैपिडली ग्रो करना है तो उन्हें डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट को बहुत रैपिडली स्केल अप करना पड़ेगा, जो वो आज के दिन में कर भी रहे हैं। जो बिजनेस मिक्स आज से 3 या 4 साल के बाद इस कंपनी का कंप्लीटली चेंज होने वाला है। ये अपना जो फंडामेंटल बिजनेस है ना, एनबीएफसीज को रिकॉग्नाइज करने वाला, उससे जो कैश फ्लो आ रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, वहां पर बैड डेट नहीं होते, ठीक है, बहुत क्लीन बिजनेस है वो। लेकिन वहां पर जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस में। और जैसे जैसे ये बिजनेस स्केल अप होगा, मुझे ऐसा लगता है पूरी मार्केट इस पूरे बिजनेस को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस देगी। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस है इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं ग्रोथ फिगर्स की। बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला ग्रोथ फिगर तो है साइकिल। ऐसा लगता है कि साइकिल शायद चेंज हो रही है। सबसे बड़ा रीजन साइकिल चेंज होने का तो शायद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। जैसे जैसे आरबीआई ने अपने रेट कट करने शुरू कर दिए हैं, ऐसा लगता है कि एनबीएफसी स्पेस में जो एक मायूसी छाई हुई थी पिछले 2-3 साल से, वो अब चेंज होने वाली है। जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं और कंज्यूमर लोन्स हैं वो शायद बॉटम आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि शायद अगले 1.5 या 2 साल के आसपास माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद साइकिल बॉटम आउट हो चुकी है और अगले 2-3 साल पूरे एनबीएफसी स्पेस के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। दूसरा ग्रोथ फिगर है अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ मुझे उम्मीद है कि 20% से ऊपर शायद अगले 2-3 साल में कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि जो इनका डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह रैपिडली ग्रो कर रहा है। एमएसएमई बिजनेस बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा, कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस अच्छी तरह ग्रो करेगा, जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वो भी अच्छी तरह ग्रो करेगा अगर साइकिल रिवर्स हो जाती है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा होपफुल है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी शायद 20% की ग्रोथ तो दिखा देगी। उसके बाद हमें उम्मीद है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी, यानी इनके निम्स एक्सपेंड होंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड होंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे एक्सपेंड होते हैं? पहले तो जो कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो मुझे ऐसा लगता है वो डिक्रीज होंगे। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट्स कमेंट्री 20 से 25 बेसिस पॉइंट से इनके कॉस्ट ऑफ फंड इंप्रूव हो सकते हैं। देखिए, जो नदन आर्क है ना, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फंड्स रेज करने का। वो इंडिया के अंदर से भी फंड रेज करते हैं और इंडिया के बाहर जाके भी फंड्स रेज करते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर वो अपने फंड्स रेज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी हिस्ट्री है और खासकर जो आरबीआई की जो रेट कट की साइकिल शुरू हुई है उसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बिल्कुल इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की यील्ड भी इंप्रूव होगी। सबसे बड़ा रीजन तो बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है। डायरेक्ट टू कस्टमर लोन्स आप ज्यादा दे रहे हो, वहां पर आपको ज्यादा बेटर यील्ड मिलती है। उसके बाद आपका जो फी इनकम का धंधा है, जो फंड मैनेजमेंट का और प्लेसमेंट का बिजनेस है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। फंड मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसे कंपनी कह रही है कि हम डबल कर देंगे अगले 2-3 साल में। वो इंपैक्ट आपको अगले 2-3 साल में नजर आने लग जाएगा। कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स इंप्रूव होंगे, आरओए इंक्रीज होगा, आरओई इंक्रीज होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज के एनएनपीएस, जीएनपीएस हमेशा 1% से नीचे रहे हैं, विच इज सब्सटेंशियल। अगर आप और एनबीएफसीज को आज के दिन में उठा के देखो, जो एमएफआई या कंज्यूमर लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस के अंदर है, वहां पर आपको 2%, 3% के आसपास एनएनपीएस, जीएनपीएस नजर आ जाएंगे, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट भी कंपनी ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके रखी है। जैसे जैसे एमएफआई की साइकिल रिवाइज होगी वैसे वैसे आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी इंप्रूव होने लग जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं कंपनी को मास फाइनेंस से कंपेयर करूं ना, तो यहां पर आपके पास टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। आप फिनटेक के साथ ट्रेड करते थे, आप फिनटेक के साथ काम करते थे, तो आपने जो अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम किया है। इसके अलावा जो एमएसएमई लोन देते हो ना, उसमें भी आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। फंडामेंटली आप कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इन कंपैरिजन टू कंपनीज लाइक मास फाइनेंस। यू आर अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी। जब एनबीएफसी सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस होती है ना, तो वहां पर डाउन साइकिल में बहुत ज्यादा पेन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब कोई एनबीएफसी बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स में इंक्लूडेड होती है, तो वहां पर रिस्क आपका मिटिगेट हो जाता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है। वो बेनिफिट भी मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में नदन आर्क को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, एनबीएफसीज को हम प्राइस टू बुक के ऊपर वैल्यूएट करते हैं, और बुक वैल्यू किसी भी एनबीएफसी की ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लोन बुक से। यानी एक एनबीएफसी ने सपोज कीजिए 1000 करोड़ का लोन दे रखा है, तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1000 करोड़ के, कंसीडरिंग कि वहां पर एनपीएस नहीं है। अगर वो लोन्स खराब हैं, जो लोन्स उस एनबीएफसी ने दे रखे हैं वो खराब लोन्स हैं, वहां पर एनपीएस बहुत ज्यादा है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एनपीएस नहीं होंगे या एनपीएस इंप्रूव होंगे टाइम के साथ, तो जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज होगी
प्रोपोर्शनेट टू योर लोन बुक। ठीक है, अब मैंने एज्यूम करने की कोशिश की है कि डिफरेंट वर्टिकल्स को कितना प्राइस टू बुक मिलना चाहिए। ठीक है, जो एमएसएमई लेंडिंग बुक है उसको लगभग 2.5x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए। जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, जो इनका कंज्यूमर फाइनेंस वाला बिजनेस है, वो बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। इनफैक्ट इस सब कैटेगरी में नदन आर्क आज के दिन में मार्केट लीडर है। जो काम नदन आर्क कर रहे हैं ना, वो काम कोई भी नहीं कर रहा, और नीश प्लेयर को वैसे भी बेटर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जो इनका एमएसएमई लेंडिंग का बिजनेस है और जो इनका कंज्यूमर लेंडिंग का बिजनेस है, यहां पर 2.5x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए कंपनी को। ठीक है, जहां तक रूरल फाइनेंस की बात आती है, माइक्रो फाइनेंस की बात आती है, वहां पर साइकिल खराब चल रही है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जो अच्छे एनबीएफसीज हैं, जो अच्छे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गई, वहां पर, या फिर उज्जीवन फाइनेंस बैंक हो गया, जहां पर 60% ऑफ द लोन बुक आपकी एमएफआई लोन बुक है, वहां पर आपको एटलीस्ट 1.5x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को 2x का मल्टीपल मिलता है, जब साइकिल अच्छी होती है तो आपको 4x का भी मल्टीपल मिल जाता है ना। तो आज के दिन में यहाँ पर 1.5x का मल्टीपल देना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, हम ज्यादा मल्टीपल कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास की उनकी लोन बुक है, वहां पर उनको 1.5x का मल्टीपल प्राइस टू बुक पर दे दिया आपने। ठीक है, अब इंटरमीडिएट बिजनेस पे आते हैं। इंटरमीडिएट का जो लेंडिंग का बिजनेस है, जहां पर ये होलसेल लेंडिंग करते हैं, दूसरे एनबीएफसी को लेंडिंग करते हैं, वो बिजनेस बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ 10-12% से ग्रो कर रहा है। हाँ, बहुत क्वालिटी से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्रेडिट कॉस्ट वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। उस बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है प्लेसमेंट का बिजनेस और फंड मैनेजमेंट का बिजनेस। देखिए, प्लेसमेंट और फंड मैनेजमेंट का बिजनेस क्या बिजनेस है, यहां पर आप अपनी लोन बुक आपकी कुछ भी नहीं है ना, आप रिस्क कुछ भी नहीं ले रहे हो, बहुत बहुत मिनिमम रिस्क है ना, और आपके पास फी इनकम आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होगा जैसे जैसे आपका साइज इंप्रूव होगा, है ना। तो जो इनका होलसेल लेंडिंग का बिजनेस है ना, इंटरमीडिएट बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है उसको 1.5x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए। उसमें अगर मैं आपको फी इनकम वाला बिजनेस ऐड कर देता हूं, जो लगातार ऐड होता है, तो पूरे इंटरमीडिएट जो सेगमेंट है ना, उसको एटलीस्ट 2x का मल्टीपल तो मिलना चाहिए। बहुत कंजर्वेटिव हो रहा हूं, जैसे जैसे साइकिल इंक्रीज होगी, जैसे जैसे साइकिल रिवर्स होगी, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कंपनी को, शायद पूरे जितने भी वर्टिकल्स हैं, उनको कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, कहीं ज्यादा प्राइस टू बुक पे उनको ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल में जो अगर कंपनी की एवरेज निकालूं तो वो 2.2x प्राइस टू बुक आ रहा है। अब ये 2.2x क्या है, कैसा है? आज के दिन में कंपनी ट्रेड कर रही है 1.3x के मल्टीपल पे, और मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में इस कंपनी को 2.2x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए। यानी कंपनी के री रेटिंग होने के चांसेस हैं, एटलीस्ट 70 से 75% के आसपास री रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो इनके प्राइस टू बुक है वो कंपनी को कहीं ज्यादा बेटर मिलना चाहिए। जैसे जैसे साइकिल इंप्रूव होगी, जैसे जैसे आरबीआई का रेट कट होगा, ओवरऑल प्राइस टू बुक शायद 3x की भी मिल जाए, 4x की भी मिल जाए, है ना, क्योंकि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण या मास फाइनेंस जैसी कंपनीज को 4x 5x का भी मल्टीपल मिला है पास्ट के अंदर, है ना। तो कितना मल्टीपल मिल सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हम आज के दिन में एज्यूम कर रहे हैं कि 2.2x का तो मल्टीपल होना ही होना चाहिए। कंपनी अभी डिस्कवर नहीं हुई है शायद मार्केट के थ्रू, शायद वैल्यू है टेबल के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। आज के दिन में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं। जल्दी से रिस्क के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो कंपनी के अंदर इनका अनसिक्योर्ड लोन्स है। कंपनी के पास आज के दिन में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स का भी और कंज्यूमर फाइनेंस लोन्स का भी, जो अनसिक्योर्ड है, यानी वहां पर आप लोन देते हुए कंज्यूमर से कोई भी चीज गिरवी नहीं रखते, है ना। तो यहां पर अगर साइकिल खराब होती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। और ये बिजनेसेस ना बहुत सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, 2 साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर 1.5-2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर 3-4 साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर 2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बहुत ज्यादा सिक्लिकल बिजनेस है। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये साइकिल चेंज हो रही है, पर क्या एक्चुअली में चेंज हो रही है नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता होगी या नहीं होगी, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड देखकर। दूसरा बड़ा रिस्क है कंपनी का जो इंटरमीडिएट वाला बिजनेस है, वहां पर आप छोटी छोटी एनबीएफसीज को रिकॉग्नाइज करते हो और उनको बहुत बड़ा बड़ा लोन देते हो। तो अगर कोई एक एनबीएफसी खराब हो जाती है, वहां पर लोन खराब हो जाता है, तो आपके बैलेंस शीट के ऊपर बहुत बड़ा हिट आता है ना। रिसेंटली जनवरी 2025 में एक एनबीएफसी थी एवियन हाउसिंग, वहां पर बहुत ज्यादा बैड डेट्स हो गए, इनफैक्ट वो कंपनी दिवालिया हो गई। ठीक है, तो उसका कितना बड़ा हिट आएगा,
इस तरीके की और कंपनीज अगर मार्केट में आगे आएंगी तो उनका कितना बड़ा हिट आएगा हमें नहीं पता, है ना। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के अंदर। उसके अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी में जब भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो रेगुलेटरी रिस्क हमेशा लेके चलिए। हमें नहीं पता आरबीआई क्या सोच रहा है। आरबीआई किसी दिन भी कभी भी उठ के कोई नई रेगुलेशन ले आएगा, और अगर नई रेगुलेशन ले आएगा तो हमें नहीं पता स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। ये सेक्टर, ये स्पेस ओवर रेगुलेटेड स्पेस है। आरबीआई की बहुत तीखी नजर रहती है हर चीज के ऊपर, और जैसे ही चीजें खराब होने लग जाती हैं, बैड डेट होने लग जाते हैं, एनबीएफसीज डूबने लग जाती हैं, आरबीआई किसी एडवर्स रेगुलेशन के साथ आ सकता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस में हुआ पिछले साल, या फिर पिछले 10 साल में आप कितने सारे एग्जांपल निकाल के देख लीजिए, है ना। तो आरबीआई के ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा एनबीएफसी और बैंकिंग के अंदर जो बड़े बड़े रिस्क होते हैं वो रिस्क यहाँ पर है ही है। कोई भी धंधा बिना रिस्क के नहीं है। हाँ, यहाँ पर वैल्यू सस्ती मिल रही है, आज हमें सस्ती नजर आ रही है हमें, पर वो क्या एक्चुअली सस्ती है, ये बात तभी पता चलेगी जब स्टॉक और बिजनेस अगले 3-4 साल तक परफॉर्म करेगा। कैसा परफॉर्म करेगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।